नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अर्जुन गुरुकुलम में। जैसे कि मैं लगातार पिछले कुछ महीनों से आप लोगों के लिए कुछ न कुछ रोजाना बनाकर लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसी कड़ी में आज संधि लेकर आया हूं। बहुत से दोस्तों की ये मांग थी कि संधि पर जो है वो अभी तक मटेरियल नहीं मिल पाया है, तो मेरी कोशिश है कि मैं संधि आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। वैसे तो ये छोटी कक्षाओं का विषय है, लेकिन इसे आप लोग समझ लेंगे तो जब आप अ, शिक्षण क्षेत्र में जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तब भी आप लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगा और ये आप लोगों के काम आएगा। इसे सेव करके रखिएगा। जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ या जो कुछ भी मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ, वह सही सब कुछ आप लोगों के काम आने वाला है इन फ्यूचर, जब आप टीचर हो जाएंगे, अध्यापक हो जाएंगे, शिक्षक हो जाएंगे तब। तो अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें, ताकि दूसरे दोस्त भी इसे देख सकें जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को मिल सके। तो आज चल संधि 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 क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है और किसे कहते हैं संधि। तो थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सुन भी लेंगे तब भी बहुत सारा काम आ जाएगा, आपका आसान हो जाएगा बहुत सारा काम। तो आइए समझते हैं संधि किसे कहते हैं। पहला सवाल होता है कि ये संधि किसे कहते हैं। दो ध्वनियों या दो वर्गों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। और दूसरा कई बार ये सवाल होता है कि संधि की परिभाषा क्या है। जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें से विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यह विकार युक्त मेल को ही संधि कहा जाता है या कहलाता है। तीसरा सवाल ये आता है कि संधि कितने प्रकार की, संधियों का भेद क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इनको समझने की कोशिश कीजिएगा, सुनने की कोशिश कीजिएगा, तो आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा। स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, वो भी समझ लेते हैं। तो आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। सबसे पहले हमने जाना कि संधि किसे कहते हैं, फिर हमने जाना है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। अब हम ये जानते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, जब किसी वर्ण स्वर वर्ण का मेल किसी स्वर्ण वर्ण से होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर और स्वर का जब मेल होता है, मिलन होता है, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। और व्यंजन संधि किसे कहते हैं, जब संधि एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर दोनों मिलने वाली ध्वनियों से उत्पन्न होने वाला जो विकार है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, ठीक है ना, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि किसे कहते हैं, ये सारे सवाल आपको आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ या जो कुछ बता रहा हूँ, ये कोई भी एक सवाल आ सकता है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि पेपर में ये जरूरी नहीं कि संधि विच्छेद ही आ जाए। संधि विच्छेद की जगह कोई उदाहरण देकर कहे कि ये कौन सा स्वर संधि है, ये भी पूछा जा सकता है। उसीलिए मैं पहले कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो बाकी सारी चीज़ें आसानी से आप लोग समझ लेंगे। आप लोग ऐसे ही बहुत समझदार हैं, हाँ, और बहुत बड़ा जो है आपके समक्ष जो है वो एक चुनौती, एक टीचर, एक गुरु का जो रूप आप लोग लेने वाले हैं। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं, जब किसी विसर्ग वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है। तो हमने जाना संधि किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। परस्पर संधि के प्रकार भेद, परस्पर मिलने वाले भी भाषा में, जहाँ पर हिंदी भाषा में संधि के तीन प्रकार हैं। ठीक है, तीन प्रकार की संधियां होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। उदाहरण मैं लेकर आया हूं, आप लोग उदाहरण को देखने की कोशिश कीजिए, सुनने की कोशिश कीजिएगा, तो शायद उसी में से परीक्षा में कुछ ना कुछ आपको आ ही जाएगा। स्वर संधि, जब किसी स्वर वर्ण का मेल किसी स्वर वर्ण से होता है, स्वर का स्वर के साथ जब मिलन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। इसके 5 भेद होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ स्वर संधि, ध्यान रखना।
5 तरह के स्वर संधियां होती हैं। स्वर संधि कितने? 5 प्रकार के, 5 टाइप्स ऑफ स्वर। पहला है स्वर संधि में, पहला है दीर्घ स्वर संधि। जब अ ई उ री प्लस समान स्वर, कोई समान स्वर आए तो उसका दीर्घ कर दिया जाता है। जैसे अ प्लस आ इजिकल टू आ प्लस इजिकल टू अ इजिकल टू आ। दोनों स्वर है, दोनों स्वर है। 4 स्थितियां हो सकती है इसमें, देख लीजिएगा। अ प्लस आ इजिकल टू आ प्लस अ प्लस इजिकल टू अ प्लस आ इजिकल टू आ, और आ प्लस इजिकल टू आ प्लस आ इजिकल टू आ। समान आ रहे हैं ना, स्वर आ रहे हैं। दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ आ ई उ के बाद वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए तो मिलकर आ ई उ हो जाते हैं, मतलब दीर्घ हो जाते हैं, लंबा हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखिए, अन्न प्लस अभाव। न अन्न के आ रहा है प्लस अ आ रहा है प्लस अ आ रहा है तो अन्नाभाव आ हो गया। स्व प्लस अर्थ स्वार्थ। अ और अ मिलके क्या हो रहा है? आ हो रहा है। अ मिलके और अ मिलके आ हो रहा है। अ और अ मिलके आ हो रहा है। राम प्लस प्लस अनुज, रामानुज। हमने ऊपर पढ़ा था ना, 4 प्लस आ प्लस आ इजिकल टू आ प्लस अ इजिकल टू अ प्लस आ इजिकल टू आ, और आ प्लस आ इजिकल टू आ। दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। ठीक है, पहला है स्वर में दीर्घ संधि। तो इसमें रवि जमा इंद्र रविंद्र, लघु जमा उत्तर लघुत्तर। ठीक है, दीर्घ संधि के शब्दों का संधि विच्छेद। फिर दीपावली, दीप जमा अवली, दीपा अ और अ मिलके क्या हुआ? आ हो गया, दीपावली। रजनी जमा इस, रजनीश, बड़ी। गुरु तर, गुरु जमा उतर, उ और उ मिलके देखिए उ हो गया। मुक्तावली, मुक्ता जमा जमा अवली, मुक्ता में आ है और उधर अ है तो मुक्ता दीर्घ हो गया, आ मुक्तावली। स्थानावली, थना प्लस अवली, स्थान ना आ है प्लस इधर अवली का अ है तो दोनों मिला के क्या हुआ? अ और आ मिलके आ, दीर्घ संधि। स्थानावली, दीपावली, रजनीश, गुरुत्तर, मुक्तावली, ये दीर्घ संधि के उदाहरण है। अब दूसरा है इसमें स्वर संधि में गुण संधि। अ ए ओ, इन 3 स्वरों को ही गुण कहा जाता है। ये ध्यान रखिए, 3 है, अ ए और ओ, अ ए और ओ। जब अ के बाद जब आ के बाद ई या बड़ी ई स्वर आए तो दोनों के स्थान पर एक आदेश कर दिया जाता है, एक आदेश हो जाता है। अ अथवा अ के बाद उ या उ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर ओ का आदेश कर दिया जाता है। ये 3 है ना स्वर, देखिए 3 है ना, गुण संधि में 3 है, 3 गुण है, अ ए ओ। ये 3 जो स्वर है ये गुण कहलाते हैं। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्या है? अ आ के बाद यदि री स्वर आए तो दोनों के स्थान पर अर कर दिया जाता है। यदि अ या आ के बाद ई या उ री आए तो दोनों मिलाकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। जैसे देव जमा इंद्र, देवेंद्र, गुण हो रहा है इसमें। ठीक है, देवेंद्र इंद्र, नर जमा इंद्र, नरेंद्र, अर हो जाता है ना, ए ओ और अर हो जाता है। महा आ है, जैसे उदाहरण आप देखिए, यदि अ या आ के बाद ई या उ या री आए तो दोनों को मिलाकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। महाजमा इंद्र महेंद्र, महाजमा उत्सव महोत्सव। अब तीसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब है बढ़ना। ठीक है, ए आई ओ, इन 3 स्वरों को ही वृद्धि कहा जाता है। जैसे 3 गुण थे, देखिए गुण, गुण संधि में ए अ और ओ, इन 3 स्वरों को गुण स्वर कहा जाता है। और
ये जो वृद्धि स्वर में 3 है, आ, आई, ओ, इन 3 स्वरों को ही वृद्धि कहा जाता है, अर्थात बढ़ जाते हैं। आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के स्थान पर आई एक आदेश हो जाता है, जिससे नियम अ या आ के बाद ओ और औ हो जाए। यहाँ देखिए ना, ए, अ, आई, ओ, 3 वृद्धि संधि है ना, 3 स्वर। जैसे गुण में 3 स्वर थे, उसी तरह से वृद्धि में भी 3 स्वर है, आ, ए, ओ। इन 3 स्वरों को ही वृद्धि कहा जाता है। आ के बाद ए या आई आए तो दोनों के स्थान पर आई हो जाता है। उसी तरह से अ या आ के बाद ओ और औ आ जाए तो उसके स्थान पर औ हो जाता है। उसी तरह से अ या आ के बाद री स्वर आए तो दोनों के स्थान पर अर आदेश हो जाता है। वृद्धि संधि जब अ या आ के बाद ए या आई ओ हो तो दोनों के मेल से आई तथा ओ या औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। उदाहरण देखिए, 1 + 1 एकाक, एकैक, एकैक। जल प्लस ओध, जलो। प्रजमाण ऋण प्राण, महाजमा ऐश्वर, महेश्वर। यण संधि अगला, जब ई, उ, री इन 3 स्वरों के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो वह यण संधि कहलाता है। ठीक है, ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र वर्ण कर दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, अति जमा अधिक, अत्याधिक, अत्यधिक। प्रति जमा एक, प्रत्येक। ठीक है, सु जमा आगत, स्वागत। मात जमा आज्ञा, मात्राज्ञा। प्रति जमा अक्षर, प्रत्याक्षर। 5वां अयादि, ए, आई, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्रमशः अय, आव, आय, अव, आव हो जाता है। ये बहुत ही सीधा है। अयादि में ए, आई, ओ, औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो वह सीधा ए की जगह अय, आई की जगह आय, ओ की जगह अव और औ की जगह आव हो जाता है। सीधा ये जो अयादि संधि। ने जमा अयन, नयन। नई जमा इका, नायिका। भी जमा अन, भवन। भो जमा उक, भावुक। ठीक है, ये स्वर संधि यहाँ तक आपने देखे, उसके 5 भेद भी देखे। अगर आप लोगों को समझ ना आ रहा हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं इनबॉक्स में, तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन स्वर से मेल अथवा स्वर से मेल होने पर दोनों मिलने वाली ध्वनियों से विकार उत्पन्न होता है। इस विकार से होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन। चीजों को, ये 3 चीजों को ध्यान रखना है। स्वर और व्यंजन मिलकर के भी व्यंजन संधि हो सकता है, व्यंजन प्लस स्वर मिलने के बाद भी हो सकता है, और व्यंजन और व्यंजन मिलते हैं तब भी। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि अगर स्वर और व्यंजन है, दोनों को संधि विच्छेद कर रहे हैं तो भी, व्यंजन है उसके बाद स्वर है तो भी, व्यंजन है उसके आगे भी व्यंजन है तो भी, है ना। तो ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। नियम 1 क्या है कि तीसरे वर्ग की संधि का नियम किसी वर्ग प्रधान वर्ण क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण या य, प, र, ल अथवा कोई भी स्वर आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्णों ग, ज, ड, द, ब में बदल जाता है। ये नंबर 1 है। जैसे वाक जमा जाल, तीसरे वर्ण में बदल रहा है, वाक, ग, क, ख, ग, तीसरा वर्ण ग है। वाक जमा ईश, ग, वागीश, क, ख, ग, तीसरे वर्ण में बदल रहा है। उदय, उदय, त, थ, द, तीसरा वर्ण है, त, थ, द, उदय, त जो है द में बदल रहा है, क जो है ग में बदल रहा है, क जो है ग में बदल रहा है, तीसरे वर्ण में अपने आप बदल जाता है। समझ रहे हैं? वाक जमा जाल, वाग जाल, ग तीसरा वर्ण है, क, ख, ग। वाक जमा ईश, वागीश, क, ख, ग, क ग में बदल रहा है, क ग में बदल रहा है। उत जमा अय, त जो है द में, तीसरे वर्ण में अपने ही वर्ग के त, थ, द, ध, न, है ना। तो उत जमा अय, उदय, अपने तीसरे वर्ण में बदल रहा है, त द में बदल गया, त, थ, द। जगत जमा ईश, जगदीश, जगत, त, थ, द, त जो है वो द में बदल रहा है, जगदीश।
अच जमा अंत अजंत, च छ ज अजंत। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से व्यंजन संधि के जो पहला नंबर जो नियम है, किसी वर्ग प्रधान वर्ण क ख ग क ख क च ट त प, 5 है ना, क च ट त प, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, प प ब भ म, त थ द ध न। वर्ग का तीसरा अक्षर जो है वो चौथे पांचवें वर्ण या य प र ल अथवा कोई भी स्वर आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में ग ज ड द ब में बदल जाता है। तो ये उसका आपने उदाहरण, दिक जमा विजय, दिक विजय, दिक क जो है वो अपने ही वर्ण के क ख ग में बदल रहा है तीसरे वर्ण में। सत जमा आचार, सदाचार, त थ द तीसरा है ना। उसी तरह से दूसरा जो नियम है, इसमें 3 नियम है, ध्यान रखिएगा। चौथे वर्ण की संधि का नियम है, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त प द के बाद यदि ह व्यंजन से शुरू होने वाला कोई भी शब्द आए तो प्रथम वर्ण तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, जबकि आगे आने वाले ह व्यंजन को उसी वर्ग के चौथे वर्ण में बदल दिया जाता है। ठीक है, नियम 3, पांचवें वर्ण किसी वर्ग का नियम, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त प र के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण म न आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विसर्ग संधि। जब किसी विसर्ग वर्ग वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। सत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि, ऋत्व विसर्ग संधि, विसर्ग लोप संधि, विसर्ग लोप दीर्घ संधि। ठीक है, तो पहला सत्व विसर्ग संधि, किसी विसर्ग वर्ण का परिवर्तन श च स में हो जाना सत्व विसर्ग संधि कहते हैं। उसी तरह से उत्व में क्या होता है, जब किसी विसर्ग का परिवर्तन उ स्वर में कर दिया जाता है उत्व कहते हैं। ऋत्व किसको कहते हैं, जब किसी विसर्ग वर्ण का परिवर्तन र होता है तो विसर्ग ऋत्व विसर्ग ऋत्व। और विसर्ग लोप, जब किसी विसर्ग से पूर्व अ स्वर हो एवं विसर्ग के बाद अ के अलावा कोई अन्य स्वर हो तब केवल विसर्ग का लोप हो जाता है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग लोप दीर्घ संधि, जब किसी विसर्ग से पूर्व कोई स्वर ई उ आए एवं विसर्ग के बाद र व्यंजन से शुरू होने वाला कोई भी शब्द आए तो विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। पूर्व में आने वाले हर स्वर ई उ के स्थान पर बड़ी ई और बड़ा ऊ कर दिया जाता है। कुछ उदाहरण अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यश जमा अभिलाषा, यशो अभिलाषा। मनः जमा ज मनोज, सर जमा वर सरोवर, अध जमा गामी अधोगामी, परः जमा अक्ष परोक्ष, वयः जमा वृद्ध वयोवृद्ध, अंतः जमा आत्मा अंतरात्मा, आयु प्लस वेद आयुर्वेद, चतुः जमा मुख चतुर्भुज चतुर्मुख, धनु जमा धर धनुर्धर, निह जमा रोग निरोग और यजु जमा वेद यजुर्वेद। तो ये थी संधि जो आप लोगों के लिए मैं आज लेकर आया। केवल आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो संधि विच्छेद भी करना आ जाएगा और संधि करना भी आ जाएगा, जोड़ना भी आ जाएगा और विच्छेद करना भी आ जाएगा। तो 2 तरह से 3 तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं इसमें। एक तो संधि विच्छेद पूछे जा सकते हैं, दूसरा ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा संधि है और संधि कितने प्रकार के हैं। तो निश्चित रूप से ये आप लोगों को आज तो परीक्षा के समय तो फ़ायदेमंद होगा ही, निकट भविष्य में जब आप शिक्षक बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, गुरु बन जाएंगे, तब भी आप लोगों को ये तो पढ़ाना ही पड़ेगा क्लास में। तो ये फिर भी आप लोगों को तब भी मुझे लगता है कि काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं और आप लोगों को फ़ायदा मिले, में इसका फ़ायदा मिले। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 24 अक्टूबर को आप लोगों की परीक्षाएं हैं, तैयारी जोरों से चल रही होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्यौहार का मौसम है, स्वस्थ रहिएगा। मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं है, वायरल और बुखार खांसी का जोर है। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।